गुड मॉर्निंग बच्चों इससे पहले हम लोग जो पिपलांत्री एक आदर्श गांव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ की परिस्थिति इतनी दयनीय होने के बावजूद वहाँ के लोगों में जो हौसला, जो हिम्मत उन्होंने दिखाया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पिपलांत्री जो गांव है वह पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। तो बच्चों, इससे पहले के क्लास में मैंने बताया था कि पिपलांत्री एक आदर्श गांव में, यानी पिपलांत्री गांव में जो वहाँ के मुखिया थे श्याम सुंदर पालीवाल, मुखिया यानी जो पंचायत पालीवाल जी ने वहाँ के गांव वालों के सर्वसम्मति पर उन्होंने 4 दायित्व उन्हें सौंपा था, जिसमें से सबसे पहला दायित्व था कि पुत्री का लालन पालन पुत्र के समान करना चाहिए। फिर दूसरा जो उन्होंने दायित्व दिया था वह था जल का संरक्षण करना। तीसरा है पेड़ पौधे लगाना तथा अपनी संतान की तरह ही उसका लालन पालन या देखभाल करना। और चौथा था कृषि कार्य के द्वारा अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो बच्चों, इतना तक हमने पढ़ा था। अभी हम लोग आगे की पैराग्राफ से शुरू करते हैं, जिसमें पेज नंबर 145, जिसकी फर्स्ट पैरा, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आज भी लड़कियों के प्रति उपेक्षा की भावना देखी जाती है। जो लेखक है ज्योति प्रसाद बुरागोहाई, वे कह रहे हैं कि हमारे देश में, यानी हमारे भारतवर्ष में अभी भी अनेकों राज्यों में देखा जाता है कि वहाँ के लोग लड़कियों के प्रति जो उपेक्षा की भावना, उपेक्षा यानी अवहेलना, यानी लड़कियों को उतना महत्व नहीं देते, है ना। उपेक्षा की भावना की नज़र से वे देखते हैं। कुछ लोग लड़की के जन्म लेते ही उसे जंगल या झाड़ियों में फेंक देना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़की के जन्म लेते ही, यानी जैसे कि आज ही किसी लड़की का जन्म हुआ हो, उस लड़की को वे क्या करते हैं, किसी जंगल, यानी छोटा मोटा जंगल हो, रास्ता हो, या कहीं सुनसान सड़क हो, सुनसान जगह हो, या झाड़ियाँ हो, वहाँ पर वे क्या करते हैं, उस लड़की को जिंदा वहीं पर फेंक देते हैं। वे फेंक देना चाहते हैं क्योंकि वे लड़कियों को उपेक्षा की भावना से, जो उनका सोच है, वे लड़कियों को हीनता की भावना से देखते हैं, इसलिए वे इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार देना चाहते हैं। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि कुछ माँ या पिता होते हैं जो लड़कियों के जन्म होने पर उसे जंगल या झाड़ियों में फेंक देते हैं, और कुछ ऐसे भी माँ और पिता या बाप होते हैं जो क्या करते हैं कि लड़कियों को माँ के गर्भ में ही, यानी जब वह बच्चा है ना, यानी वह बच्ची जब माँ के गर्भ में ही रहती है, तभी उसको गर्भ में ही मार देना चाहते हैं या मार देते हैं। हालांकि भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है, फिर भी बहुत से लोग गर्भस्थ शिशु का चोरी छिपे लिंग परीक्षण करते हैं। कह रहे हैं कि हालांकि भ्रूण हत्या यानी जब माँ की पेट में बच्चे का अभी सिर्फ आविष्कार होता है, यानी उसके गठन होने की शुरू होता है, तभी उसकी माँ के गर्भ में ही उसको हत्या कर दिया जाता है। भ्रूण हत्या यानी फेलिसाइड, यानी भ्रूण हत्या अर्थात फेलिसाइड,
यानी कि माँ के पेट में ही क्या करते हैं, उस भ्रूण का हत्या कर देते हैं। यानी छोटा सा नन्हा सा जीव होता है, जो प्राण होते हैं, उनको माँ के गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। और कुछ ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो डॉक्टरों की सहायता से वे गर्भ में रहते ही परीक्षण करवाते हैं, यानी एग्जामिनेशन, परीक्षा करवाते हैं सोनोग्राफी के जरिए कि वह उसके पेट में पल रहा बच्चा या पल रही बच्ची वह लड़का है या लड़की है, यह जानने के लिए कि अगर वह लड़की हुई तो वे क्या करेंगे। तो वे परीक्षण करवा के, यानी जब वे परीक्षण करवाते हैं डॉक्टर से मिलकर कुछ पैसे देकर, तो जब उनको पता चलता है कि वह बच्ची है यानी लड़की है, तो उसका गर्भपात करवा देते हैं या हत्या करा देते हैं। कहाँ? पेट में ही। जब यह पता चल जाता है, कह रहे हैं कि हालांकि यह भ्रूण परीक्षा यानी जो हम लोग लिंग निर्धारित करते हैं कि वह पेट में पलता हुआ बच्चा वह लड़का है या लड़की है, यह एक्चुअली परीक्षण करना एक अपराध माना जाता है। अभी उसे अपराध करार दे दिया गया है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई पिता, क्योंकि माता तो ऐसा करती नहीं है, क्योंकि माता तो माँ होती है, वे उसके गर्भ में लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ होती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पिता जो है अपनी पत्नी को तरह तरह की यातनाएं देते हुए, तरह तरह के कष्ट देते हुए, मारते पीटते हुए उसका जो परीक्षण करवाते हैं लिंग का, और परीक्षण के उपरांत जब उसे पता चलता है कि उसके पेट में, उसकी पत्नी के पेट में लड़की है, तो वे जोर जबरदस्ती उस लड़की का भ्रूण हत्या करवा देते हैं, उसका गर्भपात करवा देते हैं। हालांकि यह एक प्रकार की महान करुण रूपी एक भयंकर अपराध है, जिसको चलाने पर डॉक्टर को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी रोक दिया जाता है, उसे छीन लिया जाता है, और जो पिता हैं उसको जेल भी हो सकता है और दंड के रूप में पैसा भी देना पड़ता है। यह सरकार ने एक अच्छी नियम लागू कर दिया है। जब यह पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़की है, तो उसका गर्भपात करा देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया ही कि जब डॉक्टर के सहारे पिता को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि वह लड़की है, तो उसे गर्भपात करवा देते हैं। गर्भपात यानी एबॉर्शन, है ना, एबॉर्शन करवा देते हैं यानी मार देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश के कुछ राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से लड़का लड़की के अनुपात में बहुत अंतर पाया जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि इसके फलस्वरूप यानी इसके परिणाम स्वरूप यानी पेट में ही उस बच्ची को मार देने के कारण उसके फलस्वरूप क्या देखा जाता है कि पूरे देश में लड़का के अनुसार लड़की का जो अनुपात होता है, जो संख्या होती है, वह घटता जाता है, वह अंतर पाया जाता है। यानी लड़का अगर 100 में से देखा जाए कि लड़का 75 है तो लड़की 25 है ना। यानी लड़के की तुलना में लड़की बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह अंतर दिखाई देता है। लड़कियों की संख्या लगातार घट रही है, परंतु पिपलांतरी गांव के मुखिया श्याम सुंदर पालीवाल ने लड़कियों के प्रति गांव वालों की मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया है। कहने की इस प्रकार लड़कियों की जो संख्या है वह लगातार घटती जाती है, घटती यानी कमता जाता है। तो लेकिन पिपलांतरी गांव जो पिपलांतरी गांव है, उस गांव का जो मुखिया है श्याम सुंदर पालीवाल, उन्होंने लड़कियों के प्रति गांव वालों की मानसिकता को बिल्कुल बदल दिया। कहने की जो
जो मुखिया हैं पिपलांतरी गांव के श्याम सुंदर पालीवाल, उन्होंने अपने विचार से वहाँ के गांव वालों की जो मानसिकता यानी उनका जो सोच था, उनका जो थिंकिंग था लड़कियों को लेकर, वो ये सोच को बदल दिया। यानी उन्हें मोटिवेट किया कि लड़कियां कोई बोझ नहीं बल्कि वे घर की लक्ष्मी होती है, वे घर की अमानत होती हैं, वे लड़कों को भी टक्कर देने में, उन्हें मात देने में सक्षम हैं। तो ये सारे मोटिवेशनल उन्होंने बातें बताई पालीवाल पिपलांतरी के गांव वालों को, जिससे वहाँ के गांव वालों ने भी समर्थता दिखाकर उनकी बातों को मानते हुए उन्होंने खुशहाल अपने गांव का जीवन यापन करने लगे। उनके निर्देशानुसार पिपलांतरी गांव में जब भी लड़की का जन्म होता है तो पूरे गांव में उत्सव मनाया जाता है। यानी कि उनके निर्देशानुसार यानी उनके आदेशानुसार, उनके जो उन्होंने जो सजेशन जो लोगों को दिया था, जो मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दिया था, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के जनसाधारण संतुष्ट हुए और उनसे उनके मत पर एकमत होकर उन्होंने लड़कियों का लालन पालन लड़कों के ही तरह करने लगे। और उन्होंने लड़कियों के जन्म होने पर धूमधाम से उत्सव भी मनाया करते थे। वहाँ पर लड़कियों के जन्म होने पर लोग जो हैं वे उत्सव मनाते थे। उत्सव यानी फेस्टिवल, है ना। लोग दुखी होने के बजाय खुश होते थे। यानी कि जहाँ बाकी राज्यों के लोग जो लड़की होने पर दुखी होते थे, वहीं पिपलांतरी गांव के जो मुखिया हैं श्याम सुंदर पालीवाल, उनके निर्देशानुसार वहाँ के लोग खुशी मनाते थे कि वाह, हमारे घर बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है, लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी कौन है? धन की देवी, है ना। लड़कियों को धन की देवी का दर्जा दिया गया है। उस लड़की के नाम पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यानी कि जिस किसी घर पे जब किसी लड़की का जन्म होता था तो उस लड़की के नाम से, उस लड़की का नाम जो भी हो, अर्पिता हो, मधु हो, चंचला हो, ईना हो, मीना हो, जो भी हो, उस लड़की के नाम से उस गांव में 111 यानी 111 111 है ना, 111 पेड़ लगाए जाते हैं। कितने पेड़? 111 111 पेड़ लगाए जाते थे, है ना। 111 पेड़ उस लड़की के नाम से। श्याम सुंदर पालीवाल ने ऐसा नियम बना दिया है कि गांव का कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं कर सकता। यानी कि जो पिपलांतरी गांव के जो मुखिया हैं श्याम सुंदर पालीवाल, उन्होंने उस गांव में एक नियम यानी एक रूल बना दिया था, एक नियम बना दिया था, जिसके अनुसार वहाँ पे भ्रूण हत्या नहीं कर सकता कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी, वे भ्रूण हत्या नहीं कर सकता। दूसरा नियम यह कि जिस लाड़ प्यार एवं यत्न से बेटी का पालन पोषण किया जाएगा, उसी लाड़ प्यार एवं यत्न से उन 111 पौधों की देखभाल भी की जाएगी। पहला नियम उन्होंने बनाया था, यानी पहले 4 दायित्व दिए थे, और यह क्या है? नियम। उस गांव के नियम की सबसे पहला नियम क्या था कि वहां पर कोई भी व्यक्ति गर्भपात या भ्रूण हत्या नहीं कर सकता, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम था कि जब भी कोई लड़की जन्म लेता तो उसके नाम पर जो 111 पेड़ लगाए जाते थे, वे पेड़ों को उसी लड़की का जिस प्रकार लालन पालन देखभाल किया जाता था, उसी तरह उस 111 पेड़ों का भी देखभाल लालन पालन उस पौधों को किया जाना चाहिए। यह उन्होंने दूसरा नियम बनाया कि उनका वैसे ही लालन पालन लाड़ प्यार से उसका यत्न करना पड़ेगा। तीसरा यह कि लड़कियों को शिक्षा पाने से
वंचित नहीं किया जा सकता। और तीसरा जो नियम था वे था कि लड़की, जैसे लड़की को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, उसे भेजा जाता है दूर दराज के इलाकों पर, वैसे ही लड़कियों को भी शिक्षा से हटाया नहीं जा सकता। उसे भी लड़के की तरह ही उसका भी शिक्षा दिया जाए, उसे वंचित यानी उसे अलग नहीं किया जा सकता। और जो चौथी नियम थी वे था कि किसी भी हालत में बालिकाओं का विवाह बाल्यकाल में नहीं किया जा सकता। सॉरी, यह है चौथी, और भी है, पांचवी भी है कि चौथी नियम क्या थी कि किसी भी हालत में किसी भी लड़की का बाल्यकाल में, बाल्यकाल यानी छोटे से ही अवस्था में, यानी बाल्यकाल का अवस्था में उसका शादी नहीं किया जा सकता। बच्चों, पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़की का जन्म होते ही किसी लड़के के साथ उसका विवाह तय हो जाता था या उसका शादी करवा दिया जाता था। यानी बच्ची अभी गोद में ही है, माँ की गोद में ही है, दूध पी रही है, और उसका विवाह किसी लड़के से कर दिया जाता था। और एक प्रकार की विवाह होती थी अनमेल विवाह, यानी लड़की अभी गोद में ही है, लड़का बड़ा हो चुका है, यानी कम से कम उसमें 20 से 30 साल का अंतर होता है, तब भी विवाह कर दिए जाते थे। परंतु यहाँ पर इस पीपलांतरी गांव में जो श्याम सुंदर पालीवाल जो मुखिया है, उन्होंने चौथा नियम बना दिया था कि कोई भी बच्ची या कोई भी लड़की का विवाह बाल्यकाल से नीचे नहीं हो सकता। पांचवी नियम थी वह है कि लड़की के नाम से बैंक में जमा 31,000 रुपये को उसकी पढ़ाई लिखाई अथवा उसके विवाह के लिए, विवाह के कार्य में ही खर्च किया जा सकेगा। जो पांचवा नियम था कि लड़की के नाम पर बैंक में, चाहे वह कोई भी बैंक हो, वह बैंक में ग्रामीण बैंक हो या इलाहाबाद बैंक हो या स्टेट बैंक हो या यूनियन बैंक हो या यूनाइटेड बैंक हो, किसी भी बैंक में उस लड़की के नाम पर 31,000 रुपये यानी 31,000 31,000 रुपये उस लड़की के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिए जाते थे, जो उनके पढ़ाई लिखाई हो या उसके विवाह के लिए वह एक धन के रूप में रख दिया जाता था, फिक्स डिपॉजिट। लड़की के जन्म के समय लगाए गए वृक्ष गांव की संपत्ति होंगे, यानी कि लड़की के जन्म के उपरांत जो 111 पौधे लगाए जाते थे या वृक्ष लगाए जाते थे, उसका वह गांव की संपत्ति होंगे, यानी गांव का संपत्ति। इन सभी नियमों एवं उससे संबंधित शर्तों को बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है तथा प्रत्येक गांववासी को उन नियमों की स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कह रहे कि यह जो 5 नियम है, जिसमें से सबसे पहला नियम है कि उस गांव में कोई भी भ्रूण हत्या नहीं कर सकता। दूसरा है कि जिस प्रकार उस लड़की का लाड़ प्यार से उसका लालन पालन होगा, उसी प्रकार उसके नाम पर लगाए गए 111 पौधों का भी उसी प्रकार से यत्न किया जाएगा। तीसरा हो गया कि लड़कियों को शिक्षा पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। चौथा है कि किसी लड़की का विवाह बाल्यकाल से पहले नहीं करवा सकते। और पांचवा है कि उसके नाम पर 31,000 रुपये बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख दिए जाते थे, जो उसके आगे की पढ़ाई लिखाई या उसके विवाह के लिए ही वह काम आ सकते हैं। तो यह सारे नियम एक स्टाम्प पेपर पर, यानी 14 इंच का कागज होता है जिसमें हुए रिजोल्यूशन लिखा जाता है, और उसके नीचे पंचायत यानी मुखिया जो है श्याम सुंदर पालीवाल, उनका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता था, और उसके साइड में ही गांव के जितने सारे लोग होते थे वह अपना सिग्नेचर या हस्ताक्षर
देते, अपना स्वीकृति यानी कि हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ, मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस शर्त को मानता हूँ, वे कहकर वे अपना हस्ताक्षर या सिग्नेचर देते थे ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आजकल पिपलांतरी गांव में 8000 से भी अधिक लोग निवास करते हैं। कह रहे हैं कि वह जब पिपलांतरी गांव में 2015 के बाद आज यानी 2020 में वहां की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 8000 से भी अधिक, 8000 से भी अधिक वहां के पॉपुलेशन यानी कि वहां की जनसंख्या हो चुके हैं, निवास करते हैं वहां पर। प्रतिवर्ष गांव में 100 से अधिक शिशु जन्म लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष एवरी ईयर उस गांव में यानी पिपलांतरी गांव में 100 से अधिक शिशु का जन्म होता है। शिशु यानी बच्चे का जन्म होता है। उनमें से आधी संख्या लड़कियों की होती हैं। कह रहे हैं कि जो 100 यानी एक साल में जो 100 बच्चों का जन्म होता था, उस बच्चों में से 50 आधी प्रतिशत या आधी संख्या है ना, यानी 100 का अगर आधा किया जाए तो कितने होंगे? 50 लड़की तो 50 लड़के होते थे। दोनों में समान की संख्या होती थी। एक आध दो इधर उधर हो जाते, लेकिन अक्सर देखा जाता कि भी समान रूप में लड़की है और लड़का भी है। जिस समय लड़की का जन्म होता है उसी समय गांववासी आपस में मिलकर 21,000 रुपये जमा करते हैं। कह रहे हैं कि जिस समय किसी घर में किसी लड़की का जन्म होता है तो उसी वक्त गांववासी आपस में मिलकर यानी घर से चंदा इकट्ठा कर, या कोई गरीब हो या कोई धनी हो, सभी का समान रूप से योगदान रहता था। योगदान यानी अगर मैं 100 रुपया देता हूँ तो कोई धनी आदमी भी वह 100 रुपया ही चंदा देंगे, दूसरे वे भी 100 रुपया। मानो फरहाज 100 रुपया दिया वह अपने परिवार से, फिर मिराज भी दिया 100 रुपये, हो गए 200, फिर इसिता भी दी 100 रुपये, हो गए 300, मोहसिना भी दी 100 रुपये 400, हबीबा भी दी 100 यानी 500। वैसे ही मानो तुम लोग एक परिवार के रूप में हो तो एक परिवार 100 रुपया करके देते तो कुल मिलाकर 21,000 होते, यानी 21,000 है ना। 21,000 रुपये वे जमा करते, यानी गांव वाले। लड़की के माता पिता नहीं, लड़की के माता पिता बाद में आते हैं। वहाँ के गांव वाले जो हैं वे 21,000 रुपये जमा करते हैं, है ना, चंदा इकट्ठा कर। लड़की के माता पिता से भी 10,000 रुपये लिए जाते हैं, यानी गांव वाले देते हैं 21,000 रुपये, यानी वे आपस में चंदा इकट्ठा कर 21,000 रुपये इकट्ठा करते हैं। और माता पिता जो है यानी जिसके घर में जो बच्ची का जन्म होता है उसके माता पिता कितने रुपए देते हैं? 10,000 रुपये, है ना। 21,000 10,000 दोनों को मिला के कितने हुए? 31,000, है ना। यानी गांव वाले 21,000 रुपये देते और लड़की के माता पिता 10,000, दोनों मिलाकर 31,000 रुपये किसी बैंक में हुए फिक्स्ड डिपॉजिट उसी लड़की के नाम पर रख दिया जाता था, जो उसकी पढ़ाई में हो या उसके शादी में हो या मतलब लड़की से संबंधित कोई भी ओकेशन हो उसमें वे काम आते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 31,000 रुपये जमा होते थे। इन रुपयों को उक्त लड़की के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट मियादी जमा के रूप में जमा कर दिया जाता था। कह रहे कि वह 31,000 रुपये उस लड़की के नाम पर मियादी जमा, यानी जब उसका उम्र 21 साल या 20 साल या 19 साल का हो जाएगा तब वह पैसा रिटर्न या मैच्योरिट होंगे।
इस जमा धनराशि को माता पिता किसी भी स्थिति में म्याद पूरी होने से पहले नहीं निकाल सकते। कह रहे हैं कि यह जो 31,000 रुपये हैं जो उस लड़की के नाम पर फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, कह रहे कि वह पैसा चाहे किसी भी प्रकार का आपत्ति हो, विपत्ति हो, उसमें वह पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे फिक्स डिपॉजिट यानी 20 साल का हो या 18 साल का हो, यानी एक म्याद होता है, एक टाइम होता है, उतने साल तक वे फिक्स रहता है, जो उससे पहले लड़की के माता पिता चाह कर भी उठा नहीं सकते या निकाल नहीं सकते। लड़की पढ़ लिख कर जब विवाह योग्य हो जाती है तभी उसके माता पिता उस धनराशि को बैंक से निकलवाते हैं या निकालते हैं। कह रहे कि जब वह लड़की विवाह योग्य यानी ये नहीं कि 12 साल या 13 साल, यानी 18 साल से ऊपर की जब वह लड़की का उम्र हो जाता है, तब उसके माता पिता उस लड़की के नाम पर रखा गया वह धनराशि निकालते हैं। तब तक यह धनराशि बढ़कर लाख से भी अधिक हो जाती है। कह रहे हैं कि वे उसके जन्म पर 31,000 रुपये उन्होंने जमा किया था बैंक में, है ना, फिक्स डिपॉजिट किया था, लेकिन जब लड़की विवाह योग्य हो जाती है यानी 18 साल की हो जाती है, तब वह रुपये जब उसके माता पिता निकालते हैं तो वह 31,000 नहीं बल्कि 1 लाख से ऊपर यानी 1 लाख से ऊपर की धनराशि हो जाता है, यानी उसका इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर वह 31,000 से 1 लाख से ऊपर की राशि या धनराशि हो जाते हैं जो उसके विवाह में खर्च किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लड़की के जन्म के समय लगाए गए पौधे वयस्क वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। कह रहे कि वही दूसरी ओर यानी एक तरफ तो हमने देखा कि जो 31,000 रुपये उन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा था, वे पैसे आज 1 लाख से ऊपर हो गए हैं, और उसके जन्म पर और क्या किया गया था, 111 पेड़ लगाए गए थे ना, तो वह पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इस प्रकार वह वृक्ष भी विशाल हो गए, बड़े हो गए थे, क्योंकि ये वृक्ष मूल्यवान प्रजाति के होते हैं। मूल्यवान प्रजाति जो वृक्ष लगाए जाते थे वे आम वृक्ष नहीं लगाए जाते थे। आम यानी कोई साधारण वृक्ष नहीं लगाए जाते, वृक्ष यानी पेड़, है ना, आम पेड़ नहीं लगाए जाते थे, बल्कि वे मूल्यवान जिनका कीमत मार्केट में या बाजार में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे साल सेगुन के पेड़ होते हैं, है ना, रबर के पेड़ होते हैं, यह सारे जो पेड़ होते हैं वे मूल्यवान प्रजाति के होते थे। इसलिए उन 111 वृक्षों का मूल्य आगे चलकर 1 करोड़ 11 लाख रुपए हो जाता है। कह रहे हैं कि जो 111 पेड़ बच्चे के जन्म पर लगाए जाते थे वे वृक्ष का मूल्य कितने हो जाते थे, 1 करोड़ 11 लाख रुपए बन जाते थे, है ना, यानी 111 कुल 111 पेड़ों का कीमत मिलाकर 1 करोड़, है ना, यानी 100 लाख, 1 करोड़ 11 लाख, है ना, रुपए में तब्दील हो जाते थे, यानी वे बेचकर वे पैसा बन जाता था। यह तो हुई उन वृक्षों के मूल्य की बात। कह रहे हैं कि यह तो हुई उन वृक्षों के मूल्य की बात, है ना। उन वृक्षों से प्राप्त प्राणवायु तो उससे भी मूल्यवान है। कह रहे हैं कि उन वृक्षों से प्राप्त प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, यानी हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से, पेड़ों से ही ना, पेड़ पौधों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। तो बच्चों आज का क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसके आगे का हिस्सा हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।